Hello everyone. In this video, we are going to read our economics chapter Globalization and the Indian Economy. Students, this chapter is not totally added in board exam. ये चैप्टर सीबीएसई की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट चैप्टर विल नॉट बी एडेड इन बोर्ड में कंप्लीट चैप्टर ऐड नहीं होगा. Some part will be added in assignment and some part will be added in board. So in this video we will take the part which will be added in board only. इस वीडियो में हम वो पार्ट कवर करेंगे जो आपका ऐड होगा बोर्ड के लिए. So let's start this chapter. What is the meaning of globalization? Globalization होता क्या है? जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर की बात कर रहे हैं, टाइटल मीनिंग की बात कर रहे हैं. ग्लोब, वर्ल्ड, लाइजेशन जो नजदीक लाने का काम करे, पूरे ग्लोब को नजदीक लाने का काम करे. द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन अमंग कंट्रीज, वो प्रोसेस जिसके तहत कंट्रीज एक दूसरे के नजदीक आते हैं, दैट विल बी नोन एज ग्लोबलाइजेशन. अब ये ग्लोबलाइजेशन किन माध्यमों से हो सकता है? बाय द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाय द मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड by the production across countries. These are the four methods by which countries integrate and interconnected with others. So the process of integration and interconnections of the world with each other is known as globalization. ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंट्रीज को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है. इससे अलग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज ऑल्सो विल बी द मेन क्राइटेरिया ऑफ एडिंग दिस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. ग्लोबलाइजेशन का एक क्राइटेरिया जो ऐड करता है मार्केटिंग को, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, ये भी कंट्रीज को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है. इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, हमने भी पढ़ा इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन. एक दूसरे देशों के साथ इंटरकनेक्शन होना, इंटीग्रेशन होना, इसके लिए दोनों वर्ड बहुत ज़रूरी होते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शंस बिटवीन टू कंट्रीज. दो देशों के बीच का जो कनेक्शन होता है, इंटीग्रेशन होता है, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन के रूप में इंडिकेट करते हैं. MNCs are playing main role in the globalization. If we talk about MNCs, multinational corporations या multinational companies, जो अलग अलग वे में रोल अदा करती हैं ग्लोबलाइजेशन में. यू नो, मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग देशों में जाकर इन्वेस्ट करती हैं, पैसा यूज़ करती हैं और टेक्नोलॉजी भी अपने साथ लेकर जाती है. इस तरह से दो देशों के बीच में प्रोडक्शन होता है, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, मूविंग, ये सब चीज़ें रन होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू. नॉट ओनली दैट, मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ऑल्सो इंक्रीज. इन सब प्रोसेस के कारण केवल चीज़ों का ही मूवमेंट नहीं बढ़ा है दूसरे देशों के बीच में, बल्कि मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो विल बी इंक्रीज विद द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Most regions of the world is in closer contact with each other than a few decades back. लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत रीसेंट टाइम में ही शुरू हुआ है. नो, ये प्रोसेस बैक ईयर्स से भी कंटिन्यू चला आ रहा है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. प्राचीन इतिहास अगर हम ऑब्जर्व करें, दूसरे देशों के साथ व्यापार तब भी होता था, ट्रेड फैसिलिटीज़ थी, अदर देशों के साथ मूवमेंट होती थी. जैसा कि आपने हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा है, आपका हिस्ट्री में भी इसी तरह का एक सिमिलर चैप्टर है, globalization in the modern history. That also indicate the part of globalization in history time period. इस चैप्टर से हम जान सकते हैं कि हिस्ट्री टाइम पीरियड में कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस रन होता था.
अब जिस ग्लोबलाइजेशन की बात हम इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, उस ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस आर टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। एक देश ने टेक्नोलॉजी शुरू की, दूसरे देश ने उसको जाना, उसको खरीदना शुरू किया, अपने देश में उसको लागू करना शुरू किया। इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, एक दूसरे देशों के साथ कांटेक्ट होने लगे, ईमेल्स के थ्रू, इंटरनेट्स के थ्रू। इस तरह से व्यापार करना आसान हो गया और कंप्यूटर और इंटरनेट्स ने इन सब चीज़ों को आसान बना दिया। इस कारण से ये दोनों प्रोसेस मेन फैक्टर्स के रूप में रोल प्ले करते हैं ग्लोबलाइजेशन को इजी करने के लिए या ग्लोबलाइजेशन को देशों के अंदर रन करने के लिए। इफ वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में रैपिड इंप्रूवमेंट हुआ। टेक्नोलॉजी में अगर हम पुराने इतिहास को ऑब्जर्व करें, लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं देशों के अंदर, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में डेवलपमेंट हुआ है इन्वेंशंस का, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, बहुत सारे आविष्कार डेवलप हुए और देश एक दूसरे देशों से कनेक्ट होने लगे उन आविष्कारों को अपने देशों में यूज़ करने के लिए। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर फैक्टर। इस तरह से तेज़ गति से जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के लिए जिम्मेदार हैं। इन द लास्ट 50 years वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड ए मेजर इम्प्रूवमेंट। पूरे वर्ल्ड का अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, ये इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी के कारण डेवलप हुआ है। पहले दूसरे देशों में आवागमन इतना इजी नहीं था जब तक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन आज हम कुछ ही घंटों में एक देश से दूसरे देश में एंटर हो सकते हैं, जिसके कारण आज आवागमन इजी हो गया है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इजी हो गया है। दिस हैज़ मेड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। इन सब डेवलपमेंट के कारण तेज़ गति से डिलीवरी, थिंग्स की डिलीवरी होना शुरू हो गया है अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ तक कि एक लॉन्ग डिस्टेंस तक भी हम आसानी से चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द अदर फैक्टर्स, डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन, दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें, जो डेवलपमेंट हुआ टेलीकम्युनिकेशन में या कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स में, उसके कारण भी देशों के अंदर बिग बूस्ट हुआ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। एक बड़ी संख्या में तेज गति दर्ज की गई ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। बिकॉज ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। मॉडर्न फैसिलिटीज़ के कारण आज इंफॉर्मेशन गेन करना बहुत आसान है। आज हम घर बैठे दूर दराज के देशों की सारी जानकारी कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू गेन कर सकते हैं, जो मेन कारण बना है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने का। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट के कारण तेज गति से बढ़ता जा रहा है, बूस्ट अप होता जा रहा है। अगर हम बात करें तीसरी पॉलिसी की, एक पॉलिसी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें, लिबरलाइजेशन वर्ड उदारीकरण को बताता है। उदारीकरण मीन्स जिसमें हम व्यापारिक शर्तों को उदार कर देते हैं, लिबरल कर देते हैं। द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड मीन्स अलाउइंग फॉरेन कंपनीज, मीन्स जब बहुत सारे देश मिलकर अदर कंट्रीज को अपने देश में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, उनके ऊपर बैरियर्स नहीं लगाते, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया जाता है, तब लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में लिबरलाइजेशन पॉलिसी की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ को नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स MNCs पर से, मल्टी नेशनल कंपनीज पर से रिमूव कर दिए गए थे, जिसके कारण देशों में विदेशी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ था। फॉरेन गुड्स लाइक टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स पर से टैक्स हटा दिया गया। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स। एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, अगर उसे अपना फॉरेन ट्रेड इंक्रीज और डिक्रीज करना है तब वो ट्रेड बैरियर्स को यूज करती है। अगर उसे इंक्रीज करना है अपना प्रोसेस फॉरेन ट्रेड के रूप में, तब उसे ट्रेड बैरियर्स को डिक्रीज करना होगा, और अगर वो फॉरेन ट्रेड को कम करना चाहती है तब उसे ट्रेड बैरियर्स को
इम्पोज करना होगा। यही पॉलिसी लिबरलाइजेशन और ट्रेड बैरियर्स के रूप में ऑब्जर्व की जाती है। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब हमारा देश आज़ादी गेन कर चुका था 1947 में, क्योंकि उस समय पर देश की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी कि देश की कंपनियां या इंडस्ट्रीज विदेशी कंपनीज या इंडस्ट्रीज के साथ compete कर पाए। तो इंडियन इंडस्ट्रीज को कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बैरियर्स को इम्पोज कर दिया, विदेशी इन्वेस्टमेंट को अपने देश के अंदर आने से रोक दिया। दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी, क्योंकि उस समय पर प्रोडक्शंस को प्रोटेक्ट करना जरूरी था फॉरेन कंपटीशन से। इस कारण से उस समय पर ट्रेड बैरियर्स इम्पोज किए गए। लेकिन व्हेन 1991 इंडिया बिकेम स्टेबिलिटी, इंडिया स्टेबल हो गया, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, तब भारत की गवर्नमेंट को लगा कि हाँ, अब हमारे देश की कंपनीज विदेशी कंपनियों के साथ कंपटीशन हेल्ड कर सकती हैं। तब गवर्नमेंट के द्वारा 1991 में इंडियन प्रोसेसर्स को compete कराने के लिए विद इन ग्लोब ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया गया। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को देश के अंदर आमंत्रित किया गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इससे क्या हुआ, एक तो ज़रूरी था कि देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज है उनको दूसरे देशों के साथ कंपटीशन करने का मौका मिले। कंपटीशन में मार्केट में इंडस्ट्रीज उतरेंगी तो अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगी, जिससे कि वो कंपटीशन में बनी रहे। कंपनीज को मौका मिला अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड इन लार्ज एक्सटेंट इन 1991। बड़ी संख्या में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर्स को रिमूव किया गया। Removing of these restrictions and barriers set up by the government termed as liberalization। यही पॉलिसी 1991 में इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट के द्वारा एज ए लिबरलाइजेशन, उदारीकरण पॉलिसी के तहत इसको इंडिकेट किया जाता है, जिसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 1991 में, और जिसके कारण भारत में ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इंक्रीज हुआ और विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी संख्या में प्रेरित होने लगी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसने भारत में इन्वेस्टमेंट को, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया, अनेबल किया? फैक्टर्स अनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर हम फैक्टर की बात करें, सबसे मेन फैक्टर के रूप में जाना जाता है डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में लगातार हो रहे डेवलपमेंट के कारण ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इंक्रीज हुआ था इंडिया में। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। वी ऑलरेडी नो अबाउट लिबरलाइजेशन इन अपर पार्ट। लिबरलाइजेशन के कारण भी फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, और लिबरलाइजेशन पॉलिसी को हटाकर इसको डिक्रीज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ये तो नीडेड है ही। डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम जितना अधिक डेवलप्ड होगा, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस उतना ही ईजी हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन प्रोसेसेस को बढ़ाती हैं और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को इंक्रीज करती हैं देशों के अंदर। लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द कंट्रीज ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर से ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया जाता है, देन इट विल बी इंडिकेटेड एज लिबरलाइजेशन। इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं लिबरलाइजेशन प्रोसेस के रूप में। If we talk about the part of this chapter, these units have already indicated। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशंस, फैक्टर्स रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशंस हैव टू प्रिपेयर। आपको ये दोनों टॉपिक इसमें प्रिपेयर करने हैं। सो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी सीबीएसई के द्वारा आस्क किए जा चुके हैं बोर्ड्स में, प्रीवियस बोर्ड्स एग्जाम्स में, उनको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। सो यू कैन now observe these questions with proper answer. The definition of globalization is indicated as first question, explain its true effect on Indian agriculture। अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की, तो ग्लोबलाइजेशन है क्या,
और इसके दो इफेक्ट आपको बताने हैं, किस पर? एग्रीकल्चर प्रोसेस पर। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शंस बिटवीन कंट्रीज। एमएनसीज इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज। इस प्रोसेस के तहत मल्टीनेशनल कंपनीज अदर कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं। ट्रू इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के कारण बहुत बड़ी संख्या में टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को रन करने के लिए हैंडल हो पाए हैं, दूसरे देशों से भारत में एंटर हो पाए हैं। डेवलपमेंट ऑफ बेटर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्ट, etc। ये बेटर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जैसे वेयर हाउसेज डेवलप हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में इंक्रीजमेंट ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मूवमेंट ऑफ पीपल हेल्प इन कनेक्टिंग कंट्रीज। किस तरह से जो मूवमेंट होता है ग्लोबलाइजेशन के कारण प्रोसेस में, वो किस तरह से दूसरे देशों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू हैपन इन केस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमें पहले ही जान चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन में ना केवल चीज़ों का मूवमेंट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बल्कि गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सब का भी लेन देन होता है, उसको भी एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरित किया जाता है। तो मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज ऑल्सो कनेक्ट द डिफरेंट कंट्रीज। जब दो देशों के बीच में मूवमेंट होता है पीपल्स का, ये अलग अलग कंट्रीज को जोड़ने का काम करता है। पीपल्स माइग्रेट फ्रॉम देयर होमलैंड इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। अब ये पीपल्स क्यों मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर? इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, in search of better jobs and better educations. However, due to various restrictions, there has not been much increase in movement of people. लेकिन अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ restrictions है to restricted movement of people from the countries. इसके लिए कुछ पास्ट डिकेड्स में कंट्रीज से एक देश से दूसरे देश में जो मूवमेंट होता है पीपल्स का, उसको रोकने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज की गई हैं। What is ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं। हाउ कैन गवर्नमेंट एंश्योर फेयर ग्लोबलाइजेशन इन इट्स पीपल इन द कंट्री? कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को एंश्योर कर सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इसको एंश्योर करने के लिए वर्कर्स, पीपल्स प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। इसके लिए मान लिया मल्टीनेशनल कंपनीज देश के अंदर आ रही हैं, एक बैड एग्जाम्पल हमारे भारत का है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में आई, व्यापार के लिए आई, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अपने अंडर कंट्रोल में लिया। अब वो एक बैड एग्जाम्पल माना जाता है। उसके कारण अब कैसे, जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने देश में आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि वो आने वाले टाइम पीरियड में इसी एग्जाम्पल को रिपीट ना करें? इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप उठाने पड़ते हैं जिससे कि वो अपने देश को प्रोटेक्शन दायरे में रखे। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एंश्योर वर्कर्स एंड पीपल्स बाय प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। उसके लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके, इसके लिए बाय पासिंग इफेक्ट लॉज, इसके लिए गवर्नमेंट इफेक्टिव लॉज को इम्पोज कर सकती है, कानूनों को इम्पोज कर सकती है देश के अंदर। जस्ट लाइक अगर हम बात करें, गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया गया लॉ है इंडियन गारंटी पर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट एंड इंडियन ग्रेट्युटी एक्ट। गवर्नमेंट शुड मेक सम रूल्स। गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निर्धारित कर सकती है इन फेवर ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स। जो लोकल प्रोडक्शंस मेक करते हैं उनके लिए, उनके फेवर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए जा सकते हैं जिससे कि मल्टीनेशनल कंपनीज उनके ऊपर डोमिनेट ना कर पाए। नेक्स्ट हेडिंग है यूनिट के रूप में, जो कि ऐड की गई है सीबीएसई के द्वारा, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को, प्रोसेस को रन करने में हेल्पफुल होते हैं? इसके लिए अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन, ये सब पॉलिसीज हैं जो मेन रूप से फैक्टर्स के रूप में वर्कआउट करती हैं। ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, तेज गति से बढ़ता हुआ जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस वे में? ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। ये बड़ी संख्या में इम्प्रूव हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन हमें मिली, किस वे में? ट्रांसपोर्टेशन के कारण चीज़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट ईजी हो गया। पुराने टाइम पीरियड को ऑब्जर्व करें तो ये काम पहले इतना ईजी नहीं था, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट के कारण ये प्रोसेस ईजी हुआ, जिसने वाइटल ग्लोबलाइजेशंस को रन करने में हेल्प दी है।
Information and communication technology also play a major role in development of globalization in India. इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के कारण इंस्टेंट इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं विद इन few seconds. This make work easier of different countries. Liberalization's policy also make globalization process easier in the 20th century. During the end of 20th century, Indian government impose and remove some restrictions on the foreign trade. So these are the factors that responsible for the development of globalization in India. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है ग्लोबलाइजेशन को इम्प्रूव करने में. एज अ रिजल्ट ऑफ स्पीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज इंक्रीज. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ. दिस रिजल्ट फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द कंट्री एंड द ग्लोब. देश के अंदर और ग्लोब के अंदर तेज गति से चीज़ों की डिलीवरी आसान हुई है. बहुत कम समय में अब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है. नाउ पीपल कैन पास एंड रिसीव इंफॉर्मेशन विद ए क्लिक ऑफ बटन. आज मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट्स है, इन सब की सहायता से हम विद इन फ्यू मिनटों में एक बटन क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. We can immediately contact a person by conferencing. कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप घर बैठे मीटिंग कर सकते हैं, पीपल्स के साथ टॉकिंग कर सकते हैं. These things make the process of globalization very easier. कुछ ईजियर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, न्यूज़ मैगजीन्स पब्लिश फॉर लंडन रीडर्स इज टू बी डिज़ाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली. जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें, कुछ मैगजीन्स हैं जो लंदन में पब्लिश होती हैं, रीडर्स के द्वारा पसंद की जाती हैं, लेकिन उनको डिज़ाइन कौन कर रहा है? दिल्ली में बैठकर लोग उसको डिज़ाइन कर रहे हैं. The designers in Delhi office get directions on how to design the magazines. यहाँ पर लंदन ऑफिस से बैठे बैठे इंस्ट्रक्शंस भेजी जाती हैं किस तरह से इनको डिज़ाइन करना, और पीपल्स इनको डिज़ाइन करके भेजते हैं. ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है किस तरह से दूसरे देशों के साथ हम कनेक्शन रख पाते हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के कारण, और टेक्नोलॉजी इसमें कैसे एक बिग रोल अदा कर रही है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए कमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट ऑब्जर्व किया गया है ड्यूरिंग द सम डिकेड्स. अगर हम ऑब्जर्व करें, ग्लोबलाइजेशन के कारण गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्पोर्ट शुगर, पल्सेस, इन सबको इम्पोर्ट किया गया. Whenever there is increase in price of these products, जब भी इनकी इंक्रीजमेंट होती है, प्राइस इंक्रीजमेंट के दौरान इनको आसानी से इम्पोर्ट किया जा सकता है. Government does not provide better price for farmers, which make agriculture a less alternative economic activity. इसका इफेक्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए एक बेटर ऑप्शन लेस अल्टरनेटिव के रूप में प्रोड्यूस नहीं कर पाई है. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इस यूनिट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट्स ए टैक्स ऑफ एनी आइटम. क्या होगा अगर गवर्नमेंट किसी भी आइटम पर इंडिया में टैक्स इम्पोज करती है? गवर्नमेंट बायर्स विल हैव टू पे हायर प्राइस. जैसे ही चीज़ों पर टैक्स इम्पोज होगा, इट विल बी एडेड इनटू द प्राइस ऑफ द थिंग्स, सो कस्टम ड्यूटी इंक्रीज होगी. इस कारण से चीज़ें महंगी हो जाएंगी. द इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स विल नॉट बी चीप एज अवेलेबल इन इंडिया. इस कारण से जो इम्पोर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट, जो बाहर से देश के अंदर आएगा, वो महंगा हो जाएगा और वो देश के प्रोडक्ट के साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा. दिस विल रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट. इससे इम्पोर्ट में कमी आएगी एंड डिस्करेज किया जा सकेगा इम्पोर्ट्स को, जो दूसरे देशों से आने के लिए सामान को रोकेगा, बैंड करेगा. Why had the government put barriers of foreign trade? यहाँ पर एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वाई इंडिया चूज बैरियर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन ट्रेड. इसके कुछ रीज़न है. मेन रीज़न क्या है? उस समय की सिचुएशंस को अगर हम ऑब्जर्व करें, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक इंडियन इंडस्ट्रीज अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रन हुई हैं. इस कारण से उनको इतना अधिक प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज करने का मौका नहीं मिला. आफ्टर इंडिपेंडेंस दे वर नॉट इन द सिचुएशंस ऑफ टेकिंग कंपटीशन विद द अदर कंट्रीज. वो उस समय पर उस सिचुएशन में नहीं थी कि वो अदर देशों के साथ कंपटीशन कर पाए, तो उनको कंपटीशन से बचाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया गया. इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन 1950s एंड 60s.
टू डेवलप दोज इंडस्ट्रीज। अब इन इंडस्ट्रीज को जो 1950s और 60s के दशक में ही शुरू की गई, इनको डेवलप करने के लिए डिस्करेज किया गया इंपोर्ट्स को। इंपोर्ट्स ऑफ ओनली इसेंशियल आइटम, उस समय पर केवल जरूरी चीजों का ही इंपोर्ट अलाउ किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जस्ट लाइक मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, etc. All developed countries during the early stage of development have given protections to domestic products. और ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया ही ऐसा करता है, जो भी देश शुरुआती दौर में अर्ली स्टेज में होता है डेवलपमेंट के, वो अपने देशों की घरेलू इंडस्ट्रीज को, प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन से बचाने के लिए इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस अवश्य इम्पोज करता है, जिससे कि वो अपने देश के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। इसी तरह से गवर्नमेंट ने भी इसको जरूरी समझा और रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया। व्हाट चेंजेस लेड टू लिबरलाइजेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए गए 1991 में जब देश के अंदर लिबरलाइजेशन पॉलिसी को इम्पोज किया गया था? इसके तहत नाउ द मूव वाज वेलकम बाय नेशनल इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी। यहाँ पर विदेशी भाईचारे को बढ़ावा दिया गया। इट वाज इजी टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट द गुड्स। इस प्रोसेस के कारण इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत आसान हो गया। फॉरेन कंपनीज वर अलाउड टू कम टू इंडिया। अब फॉरेन कंपनीज को भारत में अलाउ किया गया एंड देयर बिजनेस प्रोडक्शन हाउसेस को इंडिया में एंट्री दी गई। हायर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, जिसके कारण नई नई कंपनीज खोली गई और मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में जनरेट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड बैरियर्स? ट्रेड बैरियर्स हम किसे कहते हैं? ट्रेड बैरियर्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच वर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कंपनीज और टू इंक्रीज फॉरेन ट्रेड इन देयर कंट्रीज। ट्रेड बैरियर्स वो प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट अपने देश की लोकल कंपनीज और बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंपटीशन से ट्रेड बैरियर्स इम्पोज कर देती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को हतोत्साहित करने की कोशिश करती है। हाउ विल इंडियन गवर्नमेंट बेनिफिट्स दोज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंडियन कंपनीज बेनिफिट गेन कर पाई? फॉर एग्जाम्पल, इफ कोका कोला कंपनी सेटअप प्लांट्स इन इंडिया, हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें, जैसे कि ट्रेड बैरियर्स रेस्ट्रिक्टेड हटा दी गई, अब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आ पाई इन्वेस्ट करने के लिए। अब जैसे इंडिया में कोई कंपनी लगेगी तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा देश के अंदर, उन पीपल्स की इनकम बढ़ेगी जो उसमें अपॉइंट होंगे, टैक्स रिवेन्यू आएगा गवर्नमेंट के पास, टैक्स इंपोज करेगी गवर्नमेंट उन कंपनीज पर, और उनसे गवर्नमेंट को भी एक इनकम का सोर्स जनरेट होगा। इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो ये रिस्क के रूप में रिटर्न होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट के रूप में, फंड के रूप में इम्पोज किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। इफ द गवर्नमेंट रिमूव्स बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय इटसेल्फ, तो व्हाट इज गवर्नमेंट एक्चुअली डूइंग? क्या करेगी? अगर गवर्नमेंट रिमूव करती है बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस को जो कि उसने पहले खुद ही इम्पोज किए हैं, गवर्नमेंट इज कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द एरियाज विच आर स्ट्रेटेजिक्स टू कंट्रीज इंटरेस्ट। उन एरियाज को प्रोटेक्शन देगी, जस्ट लाइक डिफेंस, सिक्योरिटी, अलाउइंग कंपनीज टू डू रेस्ट ऑफ दोज वर्क। इन एरियाज को छोड़कर बाकी एरियाज में अदर कंपनीज को इन्वेस्ट करने का मौका देगी। इट हैज़ टू डू ऑन अदर आइटम ऑल्सो, और वो आइटम जिनकी देश के अंदर शॉर्टेज है उनके लिए भी गवर्नमेंट ऐसा कदम उठा सकती है। These are the important questions of this chapters related to this unit. Last question is, how have liberalization and foreign direct investment brought quantum jump in automobile industry in India? अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन पॉलिसी के इम्पोज होने के बाद कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज तेज गति से डेवलप हुई है। इट ओपन एंट्री ऑफ फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां इंडिया में आई, जस्ट लाइक सुजुकी, हुंडई, ये भारत में एंटर हो पाई। डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके द्वारा डेवलप किए गए। इससे क्या हुआ? लोकल फॉर्म्स टू मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स को बनाने के लिए अलग अलग फॉर्म्स को, लोकल फॉर्म्स को बेनिफिट मिला, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। दिस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन मिलियंस ऑफ इंडियन वर्कर्स। इंडियन वर्कर्स को रोजगार मिला। बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, फ्यूल एफिशिएंसी डेवलप हुई, कॉस्ट इफेक्टिव हुआ। व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड बाय देम आर आल्सो एक्सपोर्टेड एंड इज ए सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। इन सामानों को एक्सपोर्ट किया जाने लगा और फॉरेन करेंसी भारत में आने लगी। दीज ऑल आर द बेनिफिट्स टू ऑटोमोबाइल
industries here. So now this chapter is completed here. You can understand the concept which are related to your board exam with very well with the help of this video, and try to do these important questions and try to read each questions very deeply so that you can answer your questions in your own language. So till then, thank you.